बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो इकोनॉमिक्स का जो हमने सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये एमसीक्यूज लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं और इसके अलावा भी उन पेपर जिन पेपर्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी अहम है। ये स्पेशली ऑडिटर्स वगैरह जो होते हैं और बैंकिंग सेक्टर में जो आसामी आते हैं उन दोस्तों के लिए भी मुफीद है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज भी सिर्फ 5 क्वेश्चन हल करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें मजीद डिटेल से आपको जो मैं बताऊंगा उसमें मजीद क्वेश्चन निकल आते रहेंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखे, आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक गुड्स। ये एक्चुअली गुड नहीं गुड्स होना चाहिए, गुड्स, ठीक है। इकोनॉमिक गुड ये भी ठीक है, लेकिन गुड नहीं होता, गुड्स होते हैं आशिया जिसको कहते हैं, इसका मतलब आशिया है। यह मत लिखा हुआ है इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक उर्दू में जिसको हम माशी आशिया और गैर माशी आशिया कहते हैं। याद रखें, हमारी जरूरियात, इंसान की जरूरियात जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड है, और उनको पूरा करने के लिए जो जराए हैं वो लिमिटेड हैं। अब हमारी कुछ जरूरियात ऐसे हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है। याद रखें, कुछ जरूरियात ऐसे हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, और कुछ जरूरियात ऐसे हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं, दूसरे पल में मैं बताता हूं, ठीक है, उसी क्वेश्चन को दूसरे अल्फाज में बताता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हासिल करने के लिए हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है। फर्ज करें मुझे लिखने की जरूरत है, तो लिखने के लिए मुझे कलम की जरूरत है, और कलम जो है बॉल पॉइंट जिसको हम कहें, पिन कहें, जो मर्जी कहें, वो क्या है, उसको हासिल करने के लिए वो मुझे मुफ्त नहीं मिलता, उसको मुझे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए जो मुझे खाने के लिए जो चीजें चाहिए वो मुझे मुफ्त नहीं मिलेंगे, उसको खरीदना पड़ेगा। तो जो चीजें हमें मुफ्त में नहीं मिलती वो तमाम चीजें इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं, और जो चीजें हमें मुफ्त में अल्लाह ताला की तरफ से फ्री गिफ्ट मिले हैं वो तमाम के तमाम नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स को डिस्कस करते हैं, नॉन इकोनॉमिक गुड्स को हम डिस्कस नहीं करते। गैर माशी आशिया को इकोनॉमिक्स के दायराकार में नहीं लाते, इकोनॉमिक्स के दायराकार में गैर माशी आशिया नहीं आते। जिस तरह यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, सनलाइट, सूरज की रोशनी। परस करे मुझे सर्दी लगी है और मैं सूरज की रोशनी में बैठना चाहता हूं, तपश में बैठना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। सो ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक गुड है, दिस इज नॉट इकोनॉमिक गुड। मेरे ख्याल में बात समझ गए हैं। अब जो कि इसमें जो बाकी चीजें हैं ये तमाम की तमाम, टेक्स्ट बुक किताब को हासिल करने के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ता है, इरिगेशन वाटर फ्रॉम डैम इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, टुडेज न्यूज़पेपर को हासिल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन सनलाइट के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है, दिस इज इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक गुड्स। बाकी तमाम के तमाम इकोनॉमिक्स गुड हैं। और वंस अगेन बताता चलूं कि इकोनॉमिक के दायराकार में गैर माशी आशिया को
डिस्कस नहीं किया जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ओनिंग ऑटोमोबाइल। आपके पास गाड़ी है तो इसमें कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, मुतगय्यर होते हैं, और कुछ फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वो अखराजात होते हैं जिनको हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। जिस तरह फर्ज करें आपने दुकान किराया पर ली है, दुकान बंद है या खुला है, दुकान आप चलाते हैं या नहीं चलाते, लेकिन आपको दुकान का किराया देना पड़ता है। ये दुकान का किराया देना जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे खर्च दुकान चल रही है या नहीं चल रही है, आपकी एक पैसे की खर्च होता है या हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब में होता है, लेकिन दुकान का किराया आपने हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ता है, तो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। बाकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। आप एक मजदूर रखे, 2 मजदूर रखे, कोई मजदूर भी ना रखे, वो क्या है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। आप ज्यादा सामान डालें, थोड़ा डालें, वो तमाम की तमाम वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन दुकान का किराया आपने हर हाल में देना होता है, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को, फर्क है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटर कार है, तो पेट्रोल का किराया, पेट्रोल का खर्चा क्या है, ये वेरिएबल है। आप अगर गाड़ी ज्यादा चलाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा कम आएगा, अगर आप गाड़ी को बिल्कुल ही नहीं चलाते तो पेट्रोल का खर्चा नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मानी क्या है, इसका मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हम जब गाड़ी को चलाते हैं तो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो गाड़ी पुरानी हो जाती है और उसकी कीमत में कमी आ जाती है। ठीक है। जिस तरह फर्ज करें आज इस साल आपने एक मोटर कार खरीद ली और इसकी फर्ज करें 10 लाख की, आपने ट्रैक्टर, सपोज आपने ट्रैक्टर खरीद ली 10 लाख रुपए की, और इस ट्रैक्टर का अंदाजतन एक्सपेक्टेड एज जो है वो 10 साल है। तो इसका मतलब है कि हर साल ये ट्रैक्टर जो है 1 लाख रुपए डिप्रिशिएट होता है। ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन जो है ये क्या है, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। डिप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है। टायर जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है, टायर्स। ठीक है। और सर्विसिंग प्रोग्राम ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। द ओनली कॉस्ट डिप्रिसिएशन इज फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को, position of supply curve is not directly affected by what? This is not directly affected by income level of consumer. ये तो मेरा ख्याल सप्लाई को आप फर्स्ट ईयर में सप्लाई रसद जो है उसको पढ़ लें तो आप इसको समझ लें, क्योंकि बाकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे भी इंप्रूव होते हैं तो सप्लाई कर्व इफेक्ट होता है। प्राइस ऑफ रिसोर्सेज यानी इनपुट जो उसमें आप इनपुट करते हैं वो, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंतहाई आम क्वेश्चन है और ये याद रखिए कौमी मदनी से लाजिमी तौर पर पेपर में क्वेश्चन होंगे। यहां पर लिखा है एफ मनी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट राइजेस। अगर मनी जीएनपी राइजेस यानी बढ़ती है तो क्या होगा, इट मीन्स इसका मतलब क्या है। तो यहां पर 2 चीजों को अगर थोड़ा सा आप उसमें डिफरेंस का आपको पता चल जाए, एक होता है रियल जीएनपी एंड द अनदर इज नॉमिनल जीएनपी। यहां नॉमिनल जीएनपी या मनी जीएनपी ये एक ही चीज है, याद रखें। नॉमिनल और मनी जीएनपी ये एक ही चीज है, लेकिन रियल जीएनपी और नॉमिनल जीएनपी का डिफरेंस क्या है। यहां पर पहले आपको बता रहा हूं, यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है। देयर मे हैव बीन नो चेंज इन रियल जीएनपी। ठीक है। मनी जीएनपी इंक्रीज हो गया, बेशक राइज हो गया, और हो सकता है कि देयर मे हैव बीन, या में हो सकता है कि रियल जीएनपी में कोई इंक्रीज ना हुआ हो। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाता हूं।
परस करें आज से 5 साल पहले, एक आसान मिसाल से आपको समझाता हूं। सपोज आज से 5 साल पहले आप हमारा जो कंट्री है, मैं एक मामूली सी मिसाल से समझाता हूं, वो क्या करते थे, 10 मन चीनी पैदा करता था। कितना चीनी पैदा करता था, 10 मन, ठीक है। और 1 मन का कीमत जो था वो 10 रुपए था। तो 10 मन चीनी की कीमत क्या होगी, ये 100 रुपए होगी, 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या है, ये हमारी कौमी आमदनी है। ये इंतहाई आसान मिसाल से आपको ये, क्योंकि कौमी आमदनी से मुराद किसी भी मुल्क में एक साल के अरसा में जितने आशिया और खिदमत पैदा होते हैं उसकी हतमी शक्ल को, उसकी हतमी शक्ल और जरी मालियत को जीएनपी कहते हैं, नेशनल इनकम कहता है, कौमी आमदनी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक छोटे से मिसाल से आपको कि परस करें हमारे पास ये पैदावार का तरीके से हमने मालूम किया 100 रुपए हैं, और 5 साल बाद वही 10 मन चीनी पैदा होते हैं, लेकिन इसकी चीनी की कीमत जो है वो बढ़कर 20 रुपए अब मन हो गई है। अब 20 रुपए मन है, तो यहां पर क्या है, 200 रुपए हमारी जीएनपी है। हमारा कौमी आमदनी कितना हुआ, 200 रुपए है। तो ये वाला जो है, ये करंट जो है, ये इन्फ्लेशन के दौरान है। अब ये देखे, ये 200 है और ये 100 है। ये 200 जो है ये नॉमिनल या मनी जीएनपी है, ये 100 जो है ये रियल जीएनपी है, ठीक है। तो यहां पर देखे मनी जीएनपी तो राइज हो गया, लेकिन असल जीएनपी जो है, रियल जीएनपी इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि वही 10 मन चीनी हमने पैदा की हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। इसको मजीद आप मसालों से कर सकते हैं, क्योंकि मनी जीएनपी या नॉमिनल जीएनपी जो होते हैं वो करंट इन्फ्लेशन के साथ उसको काउंट किया जाता है। हर साल इन्फ्लेशन रेटें बढ़ती हैं। रियल जीएनपी हमेशा मनी जीएनपी या रियल जीएनपी नॉमिनल जीएनपी से कम होगा, ये बात याद रखें। उसके लिए लेकिन शर्त ये है कि इन्फ्लेशन हो, रेटें बढ़ गई हो। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको समझा लूंगा मजीद। क्वेश्चन नंबर 5 देखे। क्वेश्चन नंबर 5, ए 20% राइज इन ट्यूशन फी ऑफ ICMAP, ये एक इंस्टीट्यूट उसका नाम है, लीड टू 10% फॉल इन इनरोलमेंट। परस कले एक कॉलेज है, उसने अपने ट्यूशन फीस में 20% इजाफा कर लिया, 20% इजाफा कर लिया। तो अब इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर एक और मिसाल, थोड़ा सा इस यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये जस्ट एक तस्वुर है, तलब की लचक, ठीक है। इसकी पैमाइश के लिए हमारे पास कोई भी तरीका कार नहीं है, कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसके जरिए हम इसकी पैमाइश कर सके, लेकिन अल्पर मार्शल ने यूनिटरी मेथड निकाला है, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से तलब की लचक या तो यूनिट से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, या 1 से कम होगा, और या 1 के बराबर होगा, इक्वल टू 1। इन तमाम चीजों को आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या होता है। अब ग्रेटर देन यूनिटी या इकाई से ज्यादा का मतलब क्या है, तलब की लचक इकाई से ज्यादा। इसका मतलब है कि जब इकाई से ज्यादा का मतलब है कि जब कीमत में तब्दीली, फीसद तब्दीली, परसेंटेज तब्दीली, याद रखें, कीमत में परसेंटेज तब्दीली जो है वो उसकी निस्बत डिमांड में तब्दीली ज्यादा आ जाए, यानी कीमत में परस के 10% तब्दीली आ गई, कीमत 10% ज्यादा हो गया, डिमांड 20% ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब होगा कि ये तलब की लचक इकाई से ज्यादा है, तलब की लचक इकाई से ज्यादा है। अगर कीमत में तब्दीली, परस करे कीमत में तब्दीली 10% आ गई और डिमांड में जो तब्दीली है वो क्या आ गई,
10, वो 8% हो गई, तो ये यहां तलब की लचक इकाई से कम होगा, इकाई से कम। इसी तरह अगर कीमत में तब्दीली 10% आ गई और तलब में भी तब्दीली 10% आ गई, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसको जरा देखें। इन चीजों को डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगी दोस्तों। चलो डायरेक्टली चलते हैं यहां क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास कहते हैं कि यहां देखिए, अब देखिए ये प्राइस में तब्दीली जो है वो क्या है, 20% तब्दीली आ गई, और इसका रिजल्ट जो है डिमांड में तब्दीली कम आ गई, लेस आ गई, उस वो 20 है, ये 10 है, तो इसका मतलब है कि यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और यहां पर आप देखते हैं कि किस तरह इसको फाइंड करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन पहले क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी इसको कहो क्यों डी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां देखिए, यहां डिमांड में कितनी तब्दीली आ गई, ये कितनी आ गई, 10% आ गई, लेकिन यहां पर माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिए। और इसको डिवाइड करो 20 पर, तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 0.5 है, याद रखें 0.5। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आई थिंक इसमें बहुत सारी बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। इस तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज बताते जाएं, ताकि मैं मजीद वीडियोस अपलोड करता जाऊं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।